गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सेंट विल्फ्रेड लॉ कॉलेज। लीगल रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंदर फोर्थ सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट है लीगल रिसर्च मेथोडोलॉजी, उसके अंदर आज हम जो टॉपिक कवर कर रहे हैं वो है रिसर्च डिजाइन। रिसर्च डिजाइन ये इतनी इंपॉर्टेंट होती है कि अगर ये नहीं किया तो आप रिसर्च स्टार्ट तक नहीं कर पाओगे, इतनी इंपॉर्टेंट है। रिसर्च डिजाइन आपकी पूरी की पूरी रिसर्च को एक आवरण देती है, एक आउटलुक देती है। आउटलुक इन सेंस कि आपको किस तरह से प्रोसीड फर्दर करना है। रिसर्च के अंदर बहुत सारी स्टेजेस आती हैं, जैसे कि आपको अपने हाइपोथेसिस डेवलप करने होते हैं, जैसे कि आपको उन हाइपोथेसिस में से वर्किंग हाइपोथेसिस को सेलेक्ट करना होता है जिसके ऊपर आप उसको टेस्ट करोगे। और ये सब चीजें हम लास्ट लेक्चर में कवर कर चुके हैं कि वर्किंग हाइपोथेसिस क्या होती है। हाइपोथेसिस जनरली और वर्किंग हाइपोथेसिस में फर्क होता है, तो वो आपको मैं लास्ट लेक्चर में अच्छी तरह कवर करवा चुका हूं। तो फोर्थ मॉड्यूल के अंदर रिसर्च डिजाइन को ही पूरा का पूरा कवर किया हुआ है, और पूरी की पूरी रिसर्च डिजाइन को हम इस लेक्चर में कवर नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये थोड़ा सा टॉपिक बड़ा है और इंपॉर्टेंट भी है, नो डाउट। एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन पक्का ही आएगा, पक्का आएगा, ठीक है ना। बड़े क्वेश्चन बनते हैं, सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है। नीड के ऊपर क्वेश्चन बनता है बीच वाला, जो आपके मिडिल साइज क्वेश्चन आते हैं, नीड पे क्वेश्चन बन सकता है, बाकी इसके ऊपर फुल क्वेश्चन नहीं बन सकता है। तो आप इसको बड़े क्वेश्चन के लिए हिसाब से उसको तैयार करें। तो रिसर्च डिजाइन के बारे में हम बात कर रहे थे कि रिसर्च डिजाइन मतलब रिसर्च करने के लिए एक डिजाइन, एक प्रोसेस जो कि हमारे रिसर्च को स्पेसिफाई करती है। अब जब मैं ये कहता हूं कि रिसर्च को स्पेसिफाई करती है, तो माइंड में एक क्वेश्चन आ सकता है कि सर, जो टाइटल होता है रिसर्च का, टॉपिक होता है, वो भी तो रिसर्च को स्पेसिफाई करता है, तो फिर डिजाइन में और उस टाइटल में अंतर ही क्या हुआ। देखिए, ये बात सही है कि बिना टाइटल के कुछ भी नहीं किया जा सकता। डिजाइन तक आप तैयार नहीं कर पाओगे अगर आपको ये नहीं पता है कि टाइटल क्या है, ठीक है। तो वो तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है। लेकिन जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा कि बिना रिसर्च डिजाइन के आप रिसर्च स्टार्ट नहीं कर पाओगे। रिसर्च किस पर करनी है वो तो पता लग जाएगा टाइटल से, लेकिन स्टार्ट नहीं कर पाओगे। या बिना डिजाइन के अगर स्टार्ट कर दी तो वो बहुत ही रैंडमली जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको कहां जाकर रुकना है, किन किन चीजों को आपको एक्सेप्ट करना है, किन को इग्नोर करना है। तो वो सब की सब चीजें जो है वो रिसर्च डिजाइन से अच्छे से कवर हो जाती हैं। इसको हम कंपेयर कर सकते हैं आपकी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन से। जब एग्जामिनेशन पास में होती है तो उससे कुछ महीने पहले हम उसके रिगार्डिंग एक पैटर्न तैयार करते हैं, हमारा रूटीन उसके अंदर हम सेटअप करते हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट्स हमको कवर करने हैं वो भी हम उसके अंदर लेते हैं। कौन कौन से टॉपिक जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर हमें सबसे ज्यादा फोकस करना है, और किसके ऊपर थोड़ा ओवरकम करना है, किसको हम अगर बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है तो हमें टीचर्स की मदद लेकर उसको थोड़ा सा और अच्छे से समझना है। ये सारी प्लानिंग जो है हम एग्जाम से कुछ महीने पहले करते हैं। और ये प्लानिंग हम एग्जाम के लिए जो प्रिपरेशन करेंगे उस प्रिपरेशन से पहले ही होती है। साथ साथ में हो सकती है, ठीक है। डिजाइन चेंज हो सकती है, प्रिपरेशन की जो प्लानिंग है वो चेंज हो सकती है। जैसे कि मान लेता हूं कि आपके ये सब्जेक्ट्स हैं जो अभी तक आपने पढ़े या नहीं पढ़े, मैं उस पर नहीं जा रहा। मान के चलता हूं कि आपके इस बार ये सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि टॉर्ट्स, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, हिंदू लॉ, ठीक है। 4 ले लेते हैं, टॉर्ट्स, कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदू लॉ और क्या बताया मैंने, कॉन्ट्रैक्ट। आपको टॉर्ट समझ में आ जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन समझ में आ रहा है, कॉन्ट्रैक्ट भी
समझ में आ रहा है, लेकिन आपको हिंदू लॉ समझ में नहीं आ रहा। तो आप उसको समझने के लिए अपने टीचर्स की मदद लेंगे। टीचर्स की मदद ली और आपको पता चल गया कि इसमें ऐसे ऐसे होता है और इसको ऐसे ऐसे कवर करना है, तो उसको आपने अभी की अपनी जो प्लानिंग है उसमें शामिल कर लिया। लेकिन लेटर ऑन क्योंकि वो सब्जेक्ट आपका कमजोर है, तो आपको हो सकता है कि फिर टीचर की मदद लेनी पड़े। तो आपने वो प्लानिंग बनाकर स्टार्ट तो कर दिया था, या फिर उस वक्त आपने जब हिंदू लॉ समझने के लिए टीचर की मदद एक्सेस करने की कोशिश की तो टीचर आपको टाइम नहीं दे पाए अपनी खुद की व्यस्तता के कारण, या फिर वो अवेलेबल नहीं हो पाए किसी वजह से आपको। तो क्या आप उस एक सब्जेक्ट के चक्कर में बाकी 3 सब्जेक्ट्स को छोड़ दोगे? क्या नहीं छोड़ोगे। आप ये देखोगे कि चलो ठीक है, जैसे टीचर अवेलेबल होंगे, या टीचर नहीं है तो चलो कहीं किसी कमेंट्री बुक से पढ़ते हैं या इंटरनेट से पढ़ के मदद लेते हैं, कैसे भी आप उसको समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप उस प्लानिंग को एक बार बनाने के बाद में स्टार्ट कर देते हैं प्रिपरेशन। ठीक है, तो वही चीज यहां पे डिजाइन में भी होती है कि रिसर्च डिजाइन के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है और वो प्रॉब्लम ऐसी है जिसका अभी सॉल्यूशन निकाल लिया जाए तो ठीक है, लेकिन अगर अभी सॉल्यूशन ना भी निकाला जाए तो लेटर ऑन निकाला जा सकता है, क्योंकि उसकी अभी कोई रिक्वायरमेंट इतनी सख्त नहीं है, तो हम एक बार स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ऐसे कंडीशन में आप रिसर्च स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, आपने डिजाइन तैयार कर ली पूरी की पूरी रिसर्च के लिए। ठीक है, एक प्लानिंग आपने बना ली और उसके अकॉर्डिंग आपने काम स्टार्ट भी कर दिया, रिसर्च स्टार्ट कर दिया, आपने डेटा कलेक्शन लेना स्टार्ट कर दिया, आपने लिटरेचर सर्वे करना स्टार्ट कर दिया, आपने कोई मेथड अपनाना स्टार्ट कर दिया, सब कुछ ठीक है। लेकिन बीच में कहीं चलकर आपको वो प्रॉब्लम जो आपने स्टार्टिंग में उसको छोड़ दिया था, अब वो प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो गई है। तो फिर क्या होगा? अब आपको उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए उस लेवल पर, सिर्फ उस लेवल पर, पूरी रिसर्च के लिए नहीं, उस लेवल पर आपको एक डिजाइन बनाने की जरूरत पड़ेगी कि यहां पर क्या प्लानिंग की जाए। मान लीजिए कि रिसर्चर रिसर्च कर रहा है और उसने एक हिसाब किताब लगाया कि मेरे को ये रिसर्च करने के लिए 2 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी और मुझे रिसर्च करने के लिए जो 6 महीने का टाइम दिया गया है उसमें मैं कोशिश करूंगा कि 6 महीने में हो जाए, लेकिन हो सकता है कि मुझे 2 महीने एक्स्ट्रा भी लग जाएं। 2 लाख रुपए की जरूरत है, 6 महीने का टाइम दिया हुआ है और 2 लाख रुपए आपके पास नहीं है। 6 महीने का टाइम पीरियड भी रिसर्चर को शायद कम पड़ जाए, शायद। अब क्या किया जाए? क्या वो रुक जाएगा? क्यों रुकेगा भाई? इंसान की जब बात की जा रही है तो हम ये मान के चल रहे हैं कि वो एक मेहनती इंसान है, ठीक है ना। वो रिसर्चर एक एक्साइटेड पर्सन है, वो कुछ करना चाहता है। तो अब वो क्या कर रहा है कि चलो ठीक है, रिसर्च स्टार्ट तो करते हैं। मेरे पास 2 लाख रुपए नहीं, लेकिन 1-1.5 लाख रुपए हैं, तो चलो ठीक है, रिसर्च स्टार्ट तो करते हैं। उसने स्टार्ट कर दी। वो ये देखता है कि 6 महीने का टाइम पीरियड है, मेरे को 1 या 2 महीने एक्स्ट्रा चाहिए, तो चलो मैं मेहनत थोड़ी ज्यादा कर लूंगा, थोड़ा टाइम ज्यादा दे लूंगा मेरी रिसर्च को और 6 महीने में ही कवर करने की कोशिश करूंगा। 5 महीने निकलते हैं, वो 1.5 लाख रुपए खर्च हो गए, उसको और रुपए चाहिए रिसर्च कंटिन्यू करने के लिए। तो 5 महीने तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई ना, प्रॉब्लम अब आ रही है। ठीक है, तो अब यहां पर वो सिर्फ उस 50,000 रुपए की जो जरूरत है उसको, उसके लिए वो प्लानिंग करेगा कि कैसे किया जाए, लोन लिया जाए या फिर किसी से मदद ली जाए, उधार लिया जाए। तो वो सब कुछ वहां सिर्फ उस लेवल पे वो रिसर्च, उस लेवल पे जो है वो प्लानिंग कर रहा है। दैट इज डिजाइन। डिजाइन क्या है? प्लानिंग है। अब आप में से कुछ के दिमाग में आ रहा होगा कि रिसर्च अप्रोच भी तो है कुछ। कंफ्यूज मत होइए, अप्रोच अलग चीज है, डिजाइन अलग चीज है। दोनों में क्या अंतर है अभी इस वक्त यहां पर डिस्कस करना मैं उचित नहीं समझता, क्योंकि फिलहाल हम डिजाइन कर रहे हैं, तो डिजाइन को समझ लो। जब अप्रोच करेंगे तो मैं अप्रोच बताकर फिर बाद में वहां पर कंपेयर कर दूंगा। दोनों को हम प्लानिंग का ही हिस्सा मानते हैं, लेकिन दोनों में टेक्निकली थोड़ा सा फर्क है। अगर वो टेक्निकलिटी समझ ली तो आपको पूरी कहानी अलग अलग नजर आएगी। क्या है उसको छोड़ो, अभी इग्नोर करो, जस्ट फोकस ऑन दिस टॉपिक, रिसर्च डिजाइन। तो मैं बात कर रहा था कि आपको अगर लेटर ऑन किसी स्टेज पर कोई प्रॉब्लम आती है कि अब यहां आकर कुछ अटक रहे हैं, तो रिसर्चर साहब सिर्फ उसी स्टेज पर उसकी प्लानिंग करते हैं। तो 50,000 रुपए की जरूरत वहां पे थी, किसी से मदद ली और रिसर्च पूरी
करनी स्टार्ट कर दी, फिर से कंटिन्यू कर दी। लेकिन प्रॉब्लम फिर आ गई कि 6 महीने पूरे को होने को आ रहे हैं, 2-4 दिन बचे हैं, लेकिन रिसर्च का कंक्लूजन अभी तक नहीं निकला है। 1 महीना और मिल जाए तो रिसर्च अच्छे से कंप्लीट हो जाए। आप क्या करते हैं, जो सबमिटिंग अथॉरिटी है जिसके यहाँ रिसर्च सबमिट करानी है, उससे आप थोड़ा सा टाइम और मांगते हैं कि सर या मैडम मेरे को थोड़ा सा टाइम और दे दीजिए। उनको आप प्रोड्यूस करिए, है ना। अब वो आपको अलाउ करते हैं, चलो ठीक है 2 महीने तो नहीं लेकिन 1 महीना, या 1 महीना तो नहीं, चलो 10 दिन आपको एक्स्ट्रा देते हैं, तो 10 दिन में आप कुछ कर सकते हो तो कर लो। तो 10 दिन आपको मिलते हैं, आप खुश हो जाते हैं कि वाह अच्छी बात है, और अब वो स्पीड लगाकर रिसर्च पूरी करते हैं। तो डिजाइन जरूरी नहीं है कि रिसर्च के स्टार्टिंग में ही पूरी बना ली जाए, हो सकती है, लेकिन वो रिसर्च कंटिन्यू होने के साथ साथ में भी डिजाइन बनाई जा सकती है, मेरा ये कहने का मतलब है। ठीक है, तो मीनिंग इसका क्लियर हो गया है आपको, अच्छे से क्लियर हो गया है। कोई इसमें जो है रिसर्च डिजाइन में ज्यादा भारी भरकम मीनिंग नहीं है, नाम से साफ है। रिसर्च डिजाइन मीन्स प्लानिंग फॉर रिसर्च, कि आप कौन कौन सी स्टेजेस पर क्या क्या करेंगे, कितने कितने टाइम में करेंगे। ठीक है, वो सारी रिसर्च डिजाइन होती है। एक हम बोलते हैं गैंट चार्ट। स्टैंडर्ड फॉर्म है गैंट चार्ट, और ये भी कुछ इसी तरह से डेवलप किया जाता है। रिसर्च डिजाइन के आधार पर ही नेट चार्ट तैयार किया जाता है। नेट चार्ट के अंदर हम ये बताते हैं कि किस तरह से आप कितने टाइम के अंदर और क्या क्या कवर कर रहे हैं, आपको क्या स्टेज फॉलो करने के अंदर कितना टाइम लग रहा है, वो एक चार्ट के फॉर्मेट में आप बताते हैं डिजाइन को। ठीक है, वही होता है। ओके, तो रिसर्च डिजाइन का मीनिंग क्लियर है। नेक्स्ट जो है वो है नीड, कि रिसर्च डिजाइन की जरूरत क्या है। अगर मीनिंग समझ लिया है तो जरूरतें आपको आराम से समझ में आ जाएंगी। और ये जो कुछ भी यहाँ लिखा है, 9 पॉइंट लिखे हैं, ये ऐसा नहीं है कि एग्जॉस्टिव है, इतने ही है, ऐसा कुछ नहीं है। इसके अलावा और भी हो सकते हैं, ये वो है जो मुझे ध्यान में है, इसके अलावा और भी हो सकते हैं। अगर आप अलग अलग कमेंट्री बुक्स पढ़ते हैं तो आपको इसके अलावा और भी चीजें मिल सकती हैं, और थोड़ा सा अगर आप खुद का माइंड अप्लाई करो तो इसके अलावा और भी चीजें मिल सकती हैं। तो हम पहले ध्यान देते हैं फर्स्ट पॉइंट के ऊपर, रिड्यूसेस इनएक्यूरेसी। इनएक्यूरेसी किसके अंदर आएगी? आपकी स्टाइल में नहीं। इनएक्यूरेसी मतलब कि आप किसी स्टेज पर, मैं मान लेता हूं कि आपने रिसर्च करना यहां से स्टार्ट की और यहां तक गए, इसके अंदर खूब सारी स्टेजेस थी जहां पर आपको कुछ करना था, यहाँ पे कुछ और करना था, यहाँ कुछ और करना था, यहाँ कुछ और, यहाँ कुछ और, यहाँ कुछ और करना था। ठीक है, तो आप जो डिजाइन तैयार कर रहे हैं वो हर एक स्टेप की तैयार कर रहे हैं। ठीक है ना, डिजाइन में कुछ भी छोड़ा नहीं जाता, डिजाइन के अंदर कुछ भी नहीं छोड़ते, हम हर एक स्टेप के डिजाइन तैयार करते हैं। तो इनएक्यूरेसी कम हो जाती है या खत्म भी हो सकती है अगर डिजाइन बहुत ही अच्छी है। ठीक है ना, तो चलो कम भी हो गई है इनएक्यूरेसी, तो उसके अंदर डिजाइन अपना वाइटल रोल प्ले करती है। जैसे कि यहां पर आपको हाइपोथेसिस डेवलप करने थे जी, तो हाइपोथेसिस डेवलप करने हैं तो आप हाइपोथेसिस डेवलप इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको उसका कुछ पता नहीं है। तो हाइपोथेसिस डेवलप करने के लिए कौन कौन से सोर्सेस को देख लेना चाहिए, यह भी डिजाइन का पार्ट बनेगा। ठीक बात है। तो इनएक्यूरेसी कैसे, कि आप फालतू के सोर्सेज पे ना जाओ। ऐसे अगर आगे आप रिसर्च कर रहे हो तो आपको कौन कौन से डेटा पर ध्यान देना चाहिए, उनके सोर्सेज पे ध्यान देना चाहिए, ना कि इररिलेवेंट सोर्सेज पे ध्यान देना चाहिए। तो वो रिडंडेंसी यहां पर आ जाती है। तो डिजाइन अपने को उस तरह से हेल्प करती है। दूसरा है हेल्प्स टू गेट मैक्सिमम एफिशिएंसी एंड रिलायबिलिटी। मेरे ख्याल से समझाने लायक ज्यादा कुछ है नहीं। सेकंड पॉइंट बहुत ही इजी सा है और सीधा सही है कि आप जब डिजाइन तैयार करके काम करते हो, आप जब एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो, तो उससे पहले अगर आपकी प्लानिंग है कि कितने टाइम में आपको कितने सब्जेक्ट कवर करने, तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। एफिशिएंसी कैसे बढ़ जाएगी कि आप पजल्ड नहीं होगे,
कई बार ये नहीं होता कि टेंशन हो जाती है कि 6 सब्जेक्ट हैं फॉर एग्जाम्पल, चलो 4 ही मान लो, ज्यादा हो गए 6, 4 सब्जेक्ट हैं, आपके 5 हैं, 4 या 5 सब्जेक्ट जो भी हैं, थोड़ा सा इसमें पढ़ा है, थोड़ा सा इसमें पढ़ा है, बहुत कुछ इसमें पढ़ा है और बहुत कुछ इसके अंदर ही बाकी है। तो अब ऐसी कंडीशन में टेंशन हो जाती है इंसान को कि ये भी कवर करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, कैसे होगा। और अब तो मुझे फिर भी सुनने को नहीं मिलता है, 2020 चल रहा है और ये मान लो आप लगभग 2008-10 के आसपास की बातें हैं ये। अब भी होता होगा कि मैं सुनता नहीं हूँ इन चीजों को, सुनता नहीं मतलब मेरी नॉलेज में नहीं आती। क्या है वो बात? वो बात ये है, खासतौर पे 10th के और 12th क्लास के स्टूडेंट्स, वो टेंशन में आकर, एग्जाम की टेंशन में आकर सुसाइड कर लेते हैं। और ये एक बहुत बड़ा स्टेप होता है। ये बात मैं यहां क्यों बोल रहा हूं कि वो अब पजल्ड हो चुके हैं, प्रेशर को वो बहुत ज्यादा अपने ऊपर हावी कर चुके हैं कि अब होगा क्या हमारा। तो वो टेंशन आपको नहीं आएगी अगर आप डिजाइन बनाकर काम करते हैं। अगर आप पहले से प्लानिंग करते हो तो ये दिक्कत नहीं आती। तो एफिशिएंसी आगे बढ़ जाती है और रिलायबिलिटी भी बढ़ जाती है। ये कहीं ना कहीं यहाँ पे कॉन्फिडेंस से जुड़ा हुआ मामला है कि कॉन्फिडेंस आपको आ जाएगा अगर आपकी एफिशिएंसी बढ़ गई है और आपकी रिलायबिलिटी बढ़ जाती है। कैसे? क्योंकि आप जो कुछ भी करोगे एकदम परफेक्ट करने की कोशिश करोगे, ठीक है ना। तो इस तरह से ये हेल्पफुल है। तीसरा पॉइंट है एलिमिनेट्स बायस एंड मार्जिनल एरर्स। गलतियां नहीं होती हैं, ठीक है, क्लियर है, इतना काफी है इसमें समझाने के लिए। मिनिमाइजेज वेस्टेज ऑफ टाइम। गलतियां कम हो रही हैं तो जरूरी नहीं है कि टाइम भी कम लगे, टाइम ज्यादा भी लग सकता है। लेकिन यहां पर है कि टाइम कम लगता है। कम कैसे लगता है? क्योंकि आपको पहले से पता है कि नेक्स्ट स्टेप क्या करनी है। आपने डिजाइन बनाई कि भाई मेरे को रिसर्च करने के लिए 5 लाख रुपए की जरूरत है, तो 2 लाख मुझे लोन लेना है, 2 लाख मैं मेरे पेरेंट्स से ले लूं, 2 लाख मेरे फादर से ले लूं। तो इस तरह से 6 लाख या 5 लाख जो भी अमाउंट आपका, वो आप कवर कर लोगे। तो टाइम बचता है कि अगर वहां से नहीं मिला तो यहां से ले लूंगा, यहां से नहीं मिला तो यहां से लूंगा, यहां से नहीं तो वहां से ले लूंगा, ठीक है ना। तो ये टाइम की बचत अच्छी खासी होती है। आप इनडेफिनेट वे में आप काम नहीं करते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट है हेल्पफुल फॉर कलेक्टिंग रिसर्च मटेरियल्स। वैसे ये मैंने इनडायरेक्टली यहां बता दिया था ऊपर कि रिसर्च मटेरियल कलेक्ट करने में हेल्पफुल है। आपको जो मटेरियल लेना है आप उसका सोर्स एग्जैक्टली जानते हैं, आप उसमें से इजीली छांट लेते हैं, स्क्रूटनी कर लेते हैं कौन सा डेटा काम का है कौन सा नहीं है। और नेक्स्ट है हेल्पफुल फॉर टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। ये भी हम कवर कर चुके हैं पहले से ही कि हाइपोथेसिस डेवलप करने में और टेस्ट करने में, दोनों में ये हेल्पफुल रहती है, ठीक है ना। डिजाइन अच्छी है तो आपको सारे काम करने में सुविधा होती है। तो आप हाइपोथेसिस को बना भी सकते हो इजीली, और अगर आपकी हाइपोथेसिस पहले से बनी हुई है और फिर डिजाइन बना रहे हो तो फिर आप उसको हाइपोथेसिस को टेस्ट भी आप आराम से कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि कौन सा मेथड अपनाना है, आपको पता है कि उसको किस स्टेज पर मेथड चेंज कर देना है। ये भी हो सकता है क्योंकि जब मैंने आपको रेगुलर क्लासेस के अंदर मेथड का टॉपिक पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि एक रिसर्च के अंदर एक ही मेथड अपनाया जाए कोई जरूरी नहीं है। इट में बी फंडामेंटल, इट में बी अप्लाइड, इट में बी एक्सपेरिमेंटल, व्हाटसोएवर, जैसा भी आपको जरूरत है। नेक्स्ट है गिव्स एन आइडिया रिगार्डिंग टाइप ऑफ रिसोर्सेस रिक्वायर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, मैन पावर, टाइम एंड एफर्ट्स। एक एक ले लेते हैं इसके अंदर कि डिजाइन आपने बनाई है तो फिर आपको ये आइडिया देता है रिसोर्सेस का कि आपको जो डेटा मिलेगा वो डेटा कहां से मिलेगा, उसमें से कितने की जरूरत है, कितने की नहीं है, और वो भी रुपयों के मामले में भी। आपको आदमी चाहिए तो आदमी के मामले में, आपको और टाइम चाहिए टाइम के मामले में, और आपको अगर और कोई प्रयास करने हैं तो उसके मामले में भी आप पहले से प्लानिंग रखते हैं। तो ये सब चीजें आपको पहले से डिजाइन में कवर हो जाती हैं। नेक्स्ट है अपना प्रोवाइड्स एन ओवरव्यू टू अदर एक्सपर्ट्स।
आपकी अगर डिजाइन अच्छी है तो आप रिसर्च भी अच्छी करोगे, रिसर्च अच्छी करोगे तो जब सबमिट करोगे तो दूसरे जो रीडर हैं, चाहे वो सबमिटिंग अथॉरिटी हो या दूसरे एक्सपर्ट हो, वो उसको अच्छे से पढ़ पाएंगे और अच्छे से पढ़ने के बाद में उसका ओवरव्यू, यानी कि वो उसके ऊपर कोई अगर कमेंट करें या उसका एक आइडिया लें तो वो अच्छे से ले पाएंगे, उनको बड़ी हेल्प मिलती है और वो आपको अप्रिशिएट भी करते हैं। और हो सकता है कि आपको इससे, अगर आप डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं कहीं, तो इससे आपको मतलब कि डिपार्टमेंटल कुछ फैसिलिटीज आपको, आपकी जॉब के रिगार्डिंग आपको कुछ फैसिलिटीज मिल सकती हैं। और सबसे जो लास्ट का है वो है गाइड्स द रिसर्च इन द राइट डायरेक्शन। तो ये मेरे खास समझाने की बात नहीं है, आपको पहले समझा चुका हूं, ठीक है, कि रिसर्च जो है सही डायरेक्शन में काम करती है। तो मेरे ख्याल से आपको इसका मीनिंग और नीड अच्छे समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो इसी का रहेगा कंटिन्यू, जो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।